रमज़ान ट्रांसमिशन में आपसे एक सवाल पूछा था जिसका सही जवाब दिया है सैयदा सरवत ने। तो बहुत बहुत मुबारक हो सैयदा सरवत, आपको हैनमन बुक स्टोर की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर पहुंचाया जाएगा। शुक्रिया। तो आज का सवाल ये है मेरा आपसे कि हमारी सेकंड ट्रांसमिशन के गेस्ट कौन थे और उनकी स्पेशलिटी क्या थी। जो इस बात का सही जवाब देगा उसको मिलेगा पाक ऑनलाइन की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। AO होम्योपैथिक क्लिनिक एंड स्टोर बाकायदा सिंध हेल्थ केयर कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर है। यहाँ बज़रिया होम्योपैथी तमाम पेचीदा अमराज का शाफ़ी इलाज किया जाता है। नफसियाती अमराज, बच्चों के अमराज, थायराइड, नाक कान गले के अमराज, जिगर, मैदा और गुर्दों के अमराज, जोड़ों में दर्द, जल्दी अमराज, पाइल्स, औरतों और मर्दों के तमाम पोशीदा अमराज का और इस जैसे तमाम पेचीदा अमराज का बज़रिया होम्योपैथी इलाज किया जाता है। तो आएँ, अपनी सेहत को होम्योपैथी से यकीनी बनाएं। अगर आप अपनी सेहत से मुतालिक किसी भी मसले से दो चार हैं तो हमारी क्लिनिक विज़िट करें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर्स पर रब्ता करें। शॉप नंबर 810B ब्लॉक G बिहाइंड हैदरी मार्केट, नगीना स्क्वायर, कराची। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं सेहतमंद रमज़ान की खुसूसी नशरियात रमज़ान सऊद के साथ, जो कि आप देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद और फेसबुक पेज पर। हमारा ताउन किया है समर 10 प्राइवेट लिमिटेड ने, लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़, हैनमन बुक्स एंड फार्मेसी और इसके साथ साथ पाक ऑनलाइन शॉपिंग है। हमारे साथ साइट पर आज एक बहुत यंग एनर्जेटिक होम्योपैथ मौजूद हैं। होम्योपैथी इनके ब्लड में है। होम्योपैथी इनको विरासती तौर पर मिली और माशाल्लाह से नफ्सियात में ये मास्टर्स कर रहे हैं और बहुत जल्द हमारे नफ्सियात भी हो जाएंगे। होम्योपैथिक डॉक्टर सैयद वजाहत अली नकवी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ आवरी का कि आप सेहतमंद रमज़ान की खुसूसी नशरात में तशरीफ़ लेके आए। कुछ जज़ाकल्लाह। अच्छा वजाहत भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि होम्योपैथिक डॉक्टर बनना, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ हमारे माशरे में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, तो मुझे ये बताएं कि होम्योपैथिक डॉक्टर बनने का इरादा आपने ख़ुद से किया या वालिद साहब की तरफ से थोड़ा सा उन्होंने कहा कि भाई इस तरफ आप जाएं? सबसे पहले तो फैसल साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में इनवाइट किया और मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का जो ना मौका दिया। जहाँ तक आपने बात की कि होम्योपैथी की, कि मेरा होम्योपैथी में आना किस हवाले से हुआ, क्या मैं डायरेक्टली होम्योपैथी में आया, किसी के कहने से आया, या कौन सी चीज़ से मुझे मोटिवेट किया कि इस दौर में भी जहाँ पर होम्योपैथी से रिलेटेड इतनी अवेयरनेस नहीं है और लोग इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो इस दौर में आखिर कौन सी चीज़ से मुझे मोटिवेट किया कि मैं होम्योपैथी की तरफ कदम रखूँ। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए, जैसे कि आपने बात की कि होम्योपैथी मेरी विरासत से मुझे मिली है। मेरे फादर अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, होम्योपैथ हैं, और 30 इयर्स उनको जो है ना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल प्रैक्टिस को हो गए। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे होम्योपैथी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे फादर अक्सर मुझे कहते थे कि ना तुम होम्योपैथी की तरफ आओ, होम्योपैथी की तरफ आओ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है किसी और तरफ था। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद मैंने उनके साथ क्लिनिक पर जो ना बैठना स्टार्ट किया, नॉट एज अ प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिस करने से रिलेटेड नहीं, मतलब थोड़ी छोटी मोटी हेल्प के लिए चला जाया करता था। तो वहाँ पर जब उस इन्वायरमेंट में आया तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ, क्योंकि जब आप किसी इन्वायरमेंट में जाते हैं तो उस इन्वायरमेंट के ऐसे इम्पैक्ट्स होते हैं कि आपके अंदर वो जो है अनकॉन्शियसली आपके अंदर जो है वो इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप हो जाता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जो कि क्लिनिक्स पर आते हैं, मेरे फादर ट्रीट करते थे, और ऐसे मेडिकल केसेस देखे जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी होम्योपैथी पर का जो एक बिलीफ है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। उससे पहले मेरा कोई होम्योपैथी पर, जबकि मेरे फादर एक बहुत वेल नोन डॉक्टर हैं, उसके बावजूद मेरा होम्योपैथी से रिलेटेड कोई स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं था। लेकिन जब मैंने क्लिनिक पर बैठना स्टार्ट किया, मैंने ऐसे केसेस देखना स्टार्ट किए, तो मेरा जो होम्योपैथी पर बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और उसके बाद जो है ना मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर बनूंगा और अपना कैरियर इसी से जो है ना संवारूंगा। उसके बाद मैंने पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो कि सिर्फ
कराची का नहीं बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा होम्योपैथिक कॉलेज है और वेल नॉन होम्योपैथिक कॉलेज है। यहाँ पर मैंने बाकायदा आके जो है एडमिशन लिया और 4 इयर्स का एक हमारे DHMS का प्रोग्राम होता है, 4 इयर्स का एक डिप्लोमा होता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो है तालीम हासिल की और उसके बाद मैंने प्रॉपर हाउस जॉब की और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो है एक प्रैक्टिशनर के तौर पर क्लिनिक पर जो है बैठता हूँ और मेरी जो क्लिनिक की जो टाइमिंग्स है वो 7 to 10 है। शाम के टाइम में जो है प्रैक्टिस करता हूँ और जो है मेरी दिन का आधा हिस्सा जो है मेरी स्टडीज़ में गुजरता है और दिन का आधा हिस्सा जो है मेरा प्रैक्टिस में गुजरता है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन अंदाज से आपने अपनी स्टोरी जो है वो बताई हमारे व्यूवर्स को। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से आप होम्योपैथिक डॉक्टर तो हैं ही, ये शौक़ कैसे बेदार हुआ आपके अंदर कि आपने सोचा कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट बनूँ? मतलब नफ्सियात की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे गया? अच्छा फैसल साहब, आपने एक मैं समझता हूँ बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट होम्योपैथ्स को देखते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स को देखते हैं तो सिर्फ अपनी एक होम्योपैथिक की बाउंड्री तक ही अपने आप को महदूद कर देते हैं। वो ये नहीं चाहते कि वो उससे आगे जो है प्रोग्रेस करे, मजीद किसी स्पेशलिटी की तरफ जाए। तो अगर जैसा आपने साइकोलॉजी की बात की तो मैं आपको बताऊं मेरा साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। और जब मैं 3rd ईयर में पहुंचा, DHMS 3rd ईयर में जब मैं पहुंचा तो हमारे एक मेजर सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। ठीक है। तो जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट की और इत्तेफाक से उसको पढ़ाने वाले हमारे उस्ताद डॉक्टर सऊद साहब, उन्होंने जिस अंदाज से जिस तरीके से एक मोटिवेटिंग लहजे में जिस तरह साइकोलॉजी को पढ़ाया तो यकीन करें मेरा इंटरेस्ट डे बाय डे डेवलप होता गया, डे बाय डे डेवलप होता गया। और फिर मैंने सोचा यार एक डॉक्टर की अपनी स्पेशलिटी भी होनी चाहिए, सही है, उसकी अपनी जनरल केसेस पर, जनरल डिजीज पर एक अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक स्पेशलिटी भी होनी चाहिए। और उस दौरान मेरा जो है साइकोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत हद तक डेवलप हो गया था और मैंने क्रेज हुआ था यार मैंने साइकोलॉजी की तरफ जाना है। तो कोई मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही थी यार मैं अगर इसमें स्पेशलिटी हासिल करता हूँ तो कौन सा ऐसा जरिए, कौन सा ऐसा रास्ता है कि जिस पर चल के मैं जो है ना साइकोलॉजी में स्पेशलिटी हासिल करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद हैं डॉक्टर सऊद साहब, उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया कि जो है इसमें पूरा बैचलर होता है कि आप वहाँ पे जाके जो है ना साइकोलॉजी में BS करें। और उसके बाद मैंने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन आए हुए थे और डॉक्टर सऊद साहब की जो हमारे उस्ताद उन्हीं की गाइडलाइन पर जो है मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊँ अभी मैं जो बैठा हुआ हूँ मेरा ये लास्ट ईयर है, सेकंड लास्ट सेमेस्टर है, ये सेमेस्टर भी एंड पर है और उसके बाद मेरा फाइनल सेमेस्टर है, उसके बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली साइकोलॉजी की डिग्री मिल जाएगी। और मैं आपको बताऊँ अभी से क्लिनिक्स पर जो है मेरे साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। एक मैं आपके डिप्रेशन का केस डिस्कस करूँ, मेरे पास एक डिप्रेशन का केस आया था। मैं आपको बताऊँ वो जो पेशेंट था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, मतलब वेल एजुकेटेड था, बहुत लाखों में उसकी तनख्वाह थी, लेकिन उसके बावजूद वो एक सिविल लेवल पर जो है उसके अंदर डिप्रेसिव सिम्टम थी, उदासी और जो है मायूसी, होपलेसनेस और जो है वो ये कहता था कि पता नहीं ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है और मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। और अपनी इंश्योरेंस, अपने बच्चों की इंश्योरेंस, अपने घर की और अपने जो है कारोबार की, अपनी मतलब जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस होती है वो सब जो है करवा दी। किस वजह से? इस टेंशन की वजह से यार मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। और फिर मैंने जब उनको मजीद जो है इन्वेस्टिगेट किया, पहले तो वो बता नहीं रहते, लेकिन जब मैं थोड़ा और गहराई में गया तो उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स की टेंडेंसी भी थी, उनके अंदर जो है खुदकुशी के ख्यालात भी आते थे। तो यकीन करें उनका जो है 2 से 3 महीने जो है प्रॉपर उनका जो है ट्रीटमेंट हुआ और होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू उनका जो है ट्रीटमेंट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बहुत बेहतर हैं और अपनी जो है सोशल एक्टिविटीज़ में जो है ना बहुत इन्वॉल्व हैं और जो उनकी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व हैं और जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और बहुत पहले जो है ना मुझे कहते थे कि इस डिप्रेशन से पहले मैं मोटिवेटिंग लेक्चरर भी था, लेकिन इसके बाद मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता और मुझे अपने आप पर इतना यकीन है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जब उन्होंने प्रॉपरली मेडिकेशन ली, मैं यकीन से आपको बताऊँ उनके जो सारे सिम्टम्स भी जो है काफ़ी हद तक जो है कम हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो तमाम अपनी जो उनकी जो प्रीवियस एक्टिविटीज़ थी वो दोबारा से वो जो है एक्टिव हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह
डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, इससे रिलेटेड बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। हमारे यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ है कि अगर किसी को डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा जो है साइकेट्रिक मेडिसिन जो है ना यूज़ करता है। सही मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, हर पैथी की अपनी जो है इंपॉर्टेंस है। मेरा ये ट्रेंड नहीं है कि अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने जाऊँ तो मैं किसी और के अगेंस्ट चला जाऊँ, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेंड नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप होम्योपैथिक की तरफ भी आए, थोड़ा सा आप फ्लेवर होम्योपैथिक का भी चखें, टेस्ट होम्योपैथिक का भी चखें, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि आपको उससे ज़्यादा जो है ना मज़ा आएगा, उससे ज़्यादा आप जो है ये मेडिसिन जो है ना इसमें इफेक्टिविटी मिलेगी। एक केस और डिस्कस करूँ, एक अभी रिसेंटली मेरे पास एक एजेड पर्सन आए थे अच्छा। और उनको जो है ना सीवियर एंजाइटी थी, और एंजाइटी इस लेवल की थी, वो कहते थे कि यार अगर मोबाइल की रिंगटोन भी बज जाए ना तो मेरी जो है ना हार्ट बीट तेज हो जाती, पल्पिटेशन हो जाती, मुझे ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते की मैंने उनको मेडिसिन दी, और एक हफ्ते बाद जब उन्होंने मेडिसिन यूज़ की और जब उन्होंने उसको मेडिसिन रिपोर्टिंग की, अपने रिपोर्ट की अपने सिम्टम्स को, तो कहने लगे यार इससे पहले मैंने बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ की, अल्हम्दुलिल्लाह उससे वो रिजल्ट नहीं मिला जो आपकी मेडिसिन से मिला। और फिर कुछ ही अर्से बाद वो अपने जो है बेटे को लेकर आए, उनका केस था डिप्रेशन का, उनका जो है केस था, और उनकी जो कॉज बनी थी, उनकी जो ना वाइफ से जो ना डाइवोर्स हुई थी, और उसके बाद उनकी 2 बेटियां भी थी। तो बेटियां जो ना उनकी वाइफ के पास हैं, तो वो वाइफ अक्सर उनको मिलने देती, नहीं मिलने देती, तो वो बहुत ज़्यादा जो ना सदमे में थे। वाइफ की वजह से तो खैर इतने नहीं थे, वो अपनी बेटियों की वजह से बहुत जो है ना सदमे में थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी मेडिसिन दी। तो अभी कल परसों उनके जो ना फादर आए हुए थे, मैंने पूछा क्या हो भाई आपके बेटी की क्या कैफियत है, तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकेशन के बाद काफ़ी हद तक बेहतर है, और जो है जैसे मेडिसिन उनकी ख़त्म होती है तो मैं उसको जो ना लेकर आता हूँ। तो ये केसेस डिस्कस करने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, नफ्सियाती अमराज में अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। जैसे कि और अमराज में किडनी स्टोन्स में जैसे कि हम सुनते हैं होम्योपैथी का बहुत अच्छा रिजल्ट है, पाइल्स के ट्रीटमेंट में हम सुनते हैं होम्योपैथी का बहुत अच्छा रिजल्ट है, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज में हम सुनते हैं होम्योपैथी का बहुत अच्छा रिजल्ट है, कार्डियक इश्यूज, लीवर अगर इनलार्जमेंट, लीवर में इनलार्जमेंट हो जाए तो हम होम्योपैथी की तरफ जो है जाते हैं। तो अक्सर एलोपैथिक डॉक्टर भी जो है ना वो आपको रेफर कर रहे होते हैं कि भाई आपकी इस किडनी में स्टोन्स हो जाए तो आप जो है ना फला डॉक्टर के पास जाए। एक पेशेंट मेरे पास आया, उसकी किडनी में स्टोन थी, तो पहले एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया, तो उससे जो है ना दवा लिख के दी बर्बेरिस वुल्गारिस, ये हमारी किडनी की बहुत खास दवा है और किडनी स्टोन को तोड़ने में, ब्रेक करने में खास दवा है। तो मेरे पास लेकर आए, कहने लगे भाई ये जो ना डॉक्टर ने मुझे लिख के दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ और अमराज में होम्योपैथी का बहुत अच्छा स्कोप है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में, नफ्सियाती अमराज में भी अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी का बहुत अच्छा स्कोप है, इसका बहुत अच्छा रोल है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो नफ्सियाती अमराज हैं जैसे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह हो गया, क्या ये जिस्मानी जो आज़ा हैं हमारे उस पर भी असरात करती है, उसको मुतासिर करती है? जी बिल्कुल फैसल साहब, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। इस सवाल को समझने के से पहले आप ये चीज़ को समझें कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारा सुप्रीम ऑर्गन है। तो नफ्सियाती अमराज कब होते हैं कि जब ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, जिसको हम माइंड से रेफर करते हैं, जब उसमें एबनॉर्मलिटी आती है तो हमारे अंदर जो है नफ्सियाती अमराज पैदा होने लगते हैं, या जो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उसमें जो कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जिसमें केमिकल मैसेज जो है ना आगे कन्वे होते हैं, जब उसमें कुछ इम्बैलेंस चीज़ें, डिस्टर्बेंस आती है तो जो है नफ्सियाती अमराज पैदा हो सकते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह सही है कि और जो दूसरे ऑर्गन्स हैं और जो ब्रेन है, जो फंक्शनिंग आपस में बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, क्लियरली एसोसिएटेड है। तो अगर वहाँ की फंक्शनिंग में एबनॉर्मलिटी आ सकती है तो बिल्कुल इसी तरह उससे मुतासर होकर हमारी जो और बॉडी की दूसरी जो फंक्शनिंग है, ऑर्गन्स की फंक्शनिंग है, फिजियोलॉजी है, वो भी मुतासर हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए, अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए या एंजाइटी हो जाए तो उसकी वजह से अक्सर क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा गया कि पेशेंट्स को जो है ना गैस्ट्रिक इश्यूज होने लगते हैं, एसिडिटी इश्यूज होने लगते हैं, फीवर होने लगता है, हेड जी कॉज स्ट्रेस बन रहा होता है, एंजाइटी बन रही होती है या दूसरे अमराज बन रहे होते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारे जिस्मानी आज़ा और जो फिजियोलॉजी वगैरह वो भी मुतासिर हो रही होती है। हेडेक हो सकता है, आपकी जो है हार्ट की पल्पिटेशन जो है ना तेज़ होती है। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, अक्सर लोगों को जो है ना हार्ट बीट तेज़ होती है और जो है उनको पल्पिटेशन होती है, वो डायरेक्ट जाते हैं किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास। कार्डियोलॉजिस्ट उनको पूरी असेसमेंट करता है उनकी, और उसके बाद कहते हैं कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की जो है नीड है, क्योंकि आपका जो एक कार्डियक फंक्शन है, मसल वगैरह सब आपका जो है ना
प्रॉपर डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं, ECG वगैरह भी करवाते हैं। फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिर उनका प्रॉपर जो है ना एंजाइटी है या स्ट्रेस है, डिप्रेशन, उनका ट्रीटमेंट होता है। फिर वो फिजिकल सिम्टम खुद ब खुद ख़त्म होने लगती हैं। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे फिजिकल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, उसकी वजह से जो है ना साइकोलॉजिकल इश्यूज आने लगते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गई, कैंसर हो गए, या और ऐसी बीमारी हो गई जो कि ट्रीट होना जिनका जो है ना बहुत मुश्किल है। तो अक्सर जो है पेशेंट जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाते हैं, या पता नहीं मेरी बीमारी सही होगी नहीं होगी, क्या इन फ्यूचर मेरे बीमारी से रिलेटेड होगा। तो इससे रिलेटेड भी जो है लोगों के अंदर नफ्सियाती अमराज आने लगते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि नफ्सियाती अमराज जो आ रहे हैं उसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल ही कॉज है या फिर फिजिकल कॉज है। तो ये चीज़ हमें जो है ना समझनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने इस सवाल का जवाब दिया। डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप में से कोई भी इनसे रब्ता करना चाहते हैं, अपना सीवियर जो भी केस है इनसे ज़रूर डिस्कस करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा है हमारी जो आम है, पब्लिक जो है वो अपना जो मसला है, अपनी जो बीमारी है, उनको पहले किसी हकीम, किसी एलोपैथिक डॉक्टर, बड़े बड़े अस्पतालों से फ्री होने के बाद जब उनको कहीं से कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं है, तब वो किसी होम्योपैथिक के पास होम्योपैथ के पास आते हैं इलाज कराने के लिए। तो मुझे ये बताएं कि कब हमें किसी होम्योपैथ के पास जाना चाहिए, कि क्या हर इलाज करवाने के बाद ही हमें जाना चाहिए, या फिर मुझे ये बताएं मुझे कब सैयद वजाद अली नकवी के पास आना चाहिए? अच्छा फैसल साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, और अगर आप ये क्वेश्चन ना भी करते तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता कि आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, मैं इसका जो ना आंसर करूं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब हम क्लिनिक पर बैठते हैं और जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमारे पास मेजॉरिटी जो इस टाइप के केसेस आ रहे होते हैं जो एक अरसे तक जो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, या जो है किसी हकीम से ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, और उनको जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर वो फाइनली होम्योपैथ के पास जो है आते हैं, और उनकी फिर आखिरी उम्मीद जो है होम्योपैथी ही होती है। तो देखिए, मैं आप एक बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करें कि आया हमने अपना एक प्रॉपर बेस पर ट्रीटमेंट करवाना है, या सिर्फ और सिर्फ हमने पैलिएशन करवाना है, या जो है सप्रेशन पर जो है काम चलाना है। क्योंकि जितने वेज ऑफ ट्रीटमेंट है वो ज़्यादातर जो है पैलिएशन पर और जो है सप्रेशन पर जो है बेस करते हैं, लेकिन होम्योपैथी जो है वो पैलिएशन पर और सप्रेशन पर बेस नहीं करती है, बल्कि जो है प्रॉपर तौर पर नेचुरल बेस पर जो है ना ट्रीटमेंट करती है, और जो डिजीज़ की जो रूट्स हैं उन रूट्स को ख़त्म करती है, और उन डिजीज़ को जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की अहलियत रखती है। अब रही बात कि हमें होम्योपैथिक के पास, एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और कौन से होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर है वो एक अच्छी होनी चाहिए। अगर हम किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं तो हम सबसे पहले उसका जो है बैकग्राउंड चेक करें, हम ये देखें कि उसके पास जो है कितना एक्सपीरियंस है, क्या उसका जो है ना पेशेंट्स का जो है आउटपुट है, आउटकम है, सबसे पहले हम ये चेक करें। और जब हम मुकम्मल तौर पर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद हम जो है किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाए, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट किसी चीज़ की मालूमात किए बगैर जब हम किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो हो सकता है कि हमें वहाँ से नाकामी का सामना करना पड़े। अच्छा, जैसे आपने आखिरी सवाल आपने पूछा था कि एक आम शख्स को कब अंदाज़ हो कि वो डॉक्टर सैयद वजाद अली साहब के पास है, या किन किन अमराज में वो जो ना आपके पास है। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वेल नोन डॉक्टर हूँ, और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी से एक जो ना रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिफरेंट जगह पे हाउस जॉब भी की, और सबसे ज़्यादा जो मैंने हाउस जॉब की और जो मैंने टाइम गुजारा अपने फादर के साथ टाइम गुजारा है प्रैक्टिस से रिलेटेड। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे फादर को 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप यूँ समझे कि उन 30 एक्सपीरियंस का निचोड़ मेरे पास है। उनकी प्रैक्टिस, उनकी जो है दवाइयाँ, कौन कौन से उनके जो नुस्खे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मेरे पास हैं, और उसी को मैं अक्सर जो है यूटिलाइज़ करता हूँ। कुछ अपनी नुस्खे भी यूज़ करता हूँ, और अक्सर मैं उनके जो नुस्खे, उनकी जो है क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस से मैं जो ना फ़ायदा उठाता हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले।
और मेरे फादर जो है 30 ईयर जैसे उनको हो गए और डिफरेंट क्रॉनिक केसेस पर जो है ना वो काम करते आ रहे हैं, जैसे कि किडनी स्टोन्स हो गए, पाइल्स हो गई, वेरिकोस वेन्स हो गई, ऑर्थराइटिस का इशू हो गया, रोमाटाइड ऑर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियो ऑर्थराइटिस हो गया, कार्डिक इशूज़ हो गए और जो ना माइग्रेन हो गए, साइनसाइटिस हो गए, डिफरेंट क्रॉनिक केसेस जहाँ दूसरी साइड पर अगर हम जाएँ तो इतना अच्छा हमें वे ऑफ ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, लेकिन जब वो पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आते हैं तो एक अच्छा उनको बहुत अच्छा जो है ना वो रिस्पांस देते हैं। तो मैं अपने फादर के साथ काफ़ी इंगेज हूँ और उनकी प्रैक्टिस से मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ना फ़ायदा उठाता हूँ और मैं ख़ुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं डिफरेंट केसेस को जो है ना डील करता हूँ क्योंकि जब मैं क्लिनिक पर बैठता हूँ तो मेरे पास सिर्फ जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो स्पेशलिटी इन फ्यूचर वो साइकोलॉजी में होगी, मेंटल डिसऑर्डर पर मैं काम करूँगा, लेकिन जब एक होम्योपैथ क्लिनिक पर जो है ट्रीटमेंट के लिए बैठता है तो उसके पास कोई स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं आ रही होती, उसके पास जो है बहुत एक जनरलाइज फॉर्म में जो है केसेस आ रहे होते हैं, उसके पास माइग्रेन के केसेस भी आ रहे होते हैं, उसके पास साइनसाइटिस के केसेस भी आ रहे होते हैं, उसके पास लिवर से रिलेटेड केसेस भी आ रहे होते हैं, किडनी स्टोन्स और यूटीआई इन्फेक्शन और तक के जो है किडनी फेलियर के केसेस भी आ रहे होते हैं, हेमोराइड्स के आ रहे होते हैं। तो ये सारे केसेस अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है डील कर रहा हूँ और करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है रिस्पांस है, पेशेंट का बहुत अच्छा आउटपुट है। बाकी जैसे कि आपके इल्म में है कि मेरी जो स्पेशलिटी है इन फ्यूचर वो साइकोलॉजी में होगी और मैं मेंटल डिसऑर्डर पर जो ना काम करूँगा, जो कि साइकोलॉजिकल अप्रोच है और जो होम्योपैथिक अप्रोच है, इन दोनों को यूटिलाइज करते हुए मैं जो है ना फाइनली मेंटल डिसऑर्डर पे काम करूँगा। तो अगर आपको जो है मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड इशूज़ है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस, एंजाइटी या कोई जो है नफ्सियाती अमराज है और जो कि मैंने अभी आपके साथ क्रॉनिक केसेस डिस्कस किए, उनमें से कोई मसला आपके साथ है, कोई भी क्रॉनिक केस है, कोई भी एक्यूट केस है अगर आपको है तो आप जो है ना हमारे पास आ सकते हैं, हमसे जो है कंसल्टेंसी ले सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक बहुत अच्छा इफेक्टिव मेडिसिन आपको जो है ना दी जाएंगी और उससे आपका जो है ना मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। और माशाल्लाह से आप होम्योपैथिक डॉक्टर तो हैं ही और हमने माशाल्लाह से सेहत की भी बात कर ली है शो में, तो मैं चाहूँगा इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए आप नात रसूल मकबूल के 2 अशार अगर पेश कर दें, क्योंकि मैंने देखा है आपको होम्योपैथी के साथ साथ हुजूर से ही मोहब्बत है माशाल्लाह से। तो 2 अशार इसके साथ ही हम इंशाल्लाह इजाज़त चाहेंगे। आपसे होगी इंशाल्लाह मुलाकात कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जामन को जा, तू को जामन को जा, तू को जामन को जा। तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता मैं खता ही खता, तू अता ही अता मैं खता ही खता। तू को जामन को जा, तू को जामन को जा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यासे हो, मेरा घर खाके पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाके पर और तेरी राह गुजर। सिदरतुल मुंतहा तू को जामन को जा, तू को जामन को जा। डगमगाओ जो हालात के सामने, डगमगाओ जो हालात के सामने, आए
तेरा तसव्वुर मुझे थामने, आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती। तू है बदरुद्दुजा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। मुल्की और गैर मुल्की होम्योपैथिक अद्वियात और कुतुब की ख़रीदारी के हवाले से एक मोतबर नाम हैनेमन बुक्स एंड फार्मेसी। अब आपकी सहूलत के लिए अद्वियात की होम डिलीवरी का भी इंतज़ाम है, तो रब्ता करें 0321897067 नज़द मैट्रिक बोर्ड ऑफिस नॉर्थ नाज़िमाबाद। हैनेमन बुक्स एंड फार्मेसी मयार और ख़िदमत की आला रिवायत ज़ेरी निगरानी होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद तैयब।